बॉर्डर की तस्वीर, भारतीय बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो बॉर्डर के पास रहते हैं उन्हें लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए अपनी फसलें काट ली हैं जल्दी से इन्होंने। इन्हें लग रहा है बॉर्डर पर कुछ हो जाए उससे पहले फसल ना खराब हो जाए, इसलिए फसल काट ली गई। क्योंकि बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो सीमाई इलाकों में रहते हैं, बॉर्डर पर, सरहद पर रहते हैं जंग के दरमियान। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पाकिस्तान लगातार, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रक्स और टैंक्स का मूवमेंट बॉर्डर से पिछले कई दिनों से लगातार सामने आ रहा है। और ये जो तस्वीरें, ये तस्वीर लोगों की टेंशन बढ़ा रही, जो बॉर्डर पर रहते हैं कुछ होने वाला है। पाकिस्तानी सेना जो मूवमेंट दिखा रही है वो कहां कहां तैनाती हो रही है, ये मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी सेना ने कहां अपने फाइटर लगा रखे हैं, ये पाकिस्तान का मैप आ गया। सबसे पहले देखिए, नीचे आपको कराची नजर आ रहा है। कराची में पाकिस्तान ने अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, यानी कोई हमला हो तो एयर डिफेंस सिस्टम बचा सके उस हमले से। यह ग्वादर पोर्ट जो मैंने आपको बताया, INS विक्रांत, इसके ठीक सामने। और यहां पाकिस्तान ने फाइटर जेट भी यहां पे नजदीक में उतार रखे हैं, 25 फाइटर। ऊपर देखिए, रावलपिंडी में यहां पर दरअसल एयर बेस है, तो नूर खान एयर बेस यहां पर है रावलपिंडी में एक। इसके अलावा इसे मूव कीजिए आगे, आगे आप देख रहे हैं स्कार्दू में एक और पाकिस्तान का एयर बेस है। इसके साथ ही सियालकोट सेक्टर में रडार सिस्टम तैनात किया है पाकिस्तान ने। साथ ही मूव कीजिए इसे, अगला देख रहे हैं, पंजाब में भी बाकायदा सेना तैनात की। अब कहां कहां सेना की तैनाती है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा उसमें शामिल है। ये वो शहर है, रावलकोट शामिल है, जहां सेना की तैनाती की गई है। लाहौर में पाकिस्तान ने अपनी सेना तैनात की है। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पाकिस्तान में क्या कुछ कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह, जो कि शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है, और हम समझते हैं कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग जो है वो सिर्फ उन दोनों फ्रीकैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती। कोई स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी, और पूरी दुनिया का भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न होगा। इंडिया का बड़ा लॉस होगा अगर इंडिया जो है वो ऐसी हरकत का जो है वो मुर्तकब होता है। पाकिस्तानी कौम में भी और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज में भी जो है वो जज्बा, तो अगर वो दूसरे साजो सामान और सोर्सेज में अगर हमसे वो 5 गुना बड़े हैं, तो इस जज्बे में तो हम उनसे 100 गुना ज़्यादा आगे हैं और उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान का डर क्यों है? क्योंकि भारत की तैयारी बड़ी है। ये आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की तस्वीर। प्रतीक शर्मा को कमान सौंप दी गई है LOC की और LAC की, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत पाक सीमा की कमान इनके पास और भारत और चीन सीमा की कमान इनके पास है। इनके बारे में आपको बताऊं, इनकी खासियत क्या है। इन्हें कमान सौंपी गई है, यानी पाकिस्तान जो LOC पर हरकत कर रहा है उस पर भी नजर और उस पर भी जवाब देंगे, और चीन कोई हरकत करेगा तो उस पर भी जवाब की जिम्मेदारी होगी। यह आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उत्तरी कमान में तेज तर्रार अफसर को नियुक्त कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा उधमपुर स्थित सेना के उत्तरी कमान के कमांडर इन चीफ होंगे। सेना के उत्तरी कमान को पाकिस्तान के साथ LOC पर चौकसी रखनी होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में नॉर्दर्न कमांड की बड़ी भूमिका होती है। चीन के साथ LAC की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नॉर्दर्न कमांड पर होती है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सेना की इन्फेंट्री अधिकारी हैं और प्रतीक शर्मा के पास 3 दशक का लंबा चौड़ा अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक नॉर्दर्न कमांडर बनने से पहले DGMO पद पर थे, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। सेना मुख्यालय में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के महानिदेशक भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ऑपरेशन पवन में भाग ले चुके हैं, जो कि श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का एक मिशन था। ऑपरेशन रक्षक में अपने जौहर का लोहा मनवा चुके हैं, जो कि कश्मीर में आतंकवाद विरोधी एक अभियान था। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ऑपरेशन मेघदूत में भी शामिल थे, जो कि सियाचिन ग्लेशियर अभियान का एक हिस्सा था। ऑपरेशन पराक्रम में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। तो खासतौर पे जिसमें 2001 में समंदर पर हमले के बाद, बॉर्डर पर संसद में हमले के बाद बॉर्डर पर तैनाती हुई थी 2001 में। अब बड़ी बात यह है कि बॉर्डर की चौकसी बढ़ाई जा चुकी है और पाकिस्तान सीमा के अंदर टेंशन बढ़ गई है। तो हमने आज लोगों से पूछा है कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं, इनका कैसे इलाज होना चाहिए, कैसे हिसाब होना चाहिए, वो सुनिए।
भारत में चाहे जितने भी ये पाकिस्तान के अंदर कहीं बंकर में छुपे हों आतंकवादी, चाहे वो जाकर कहीं भी किसी खाई में छुप गए हों, इनको ढूंढ ढूंढ मारकर जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक इस देश के लोगों का खून खौलता रहेगा। हमें ही नहीं, पूरा पाकिस्तान ही साफ कर देना चाहिए, ना रहे बास और ना बचे बास को। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के सर को नमन करके निवेदन करता हूँ। मेरे हिसाब से इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, प्रॉपर इन पे स्ट्राइक होना चाहिए, जो भी है इनको ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। ऐसे रहेंगे तो ये इस तरीके का हरकत जो है ये हो रहा है और होते रहेगा। और ये पाकिस्तान जैसे तो देश है, ये सुधरने वाले हैं नहीं। वहाँ छुपे हुए एक एक आतंकवादियों को ढूंढेंगे और उनको वहीं नस्ते-नाबूद करेंगे। उनको शरण देने वाला देश पाकिस्तान, वो भी सुन ले कान खोल के, ये भारत देश में है, मोदी का देश है। उनके आकाओं को भी और उन सबको सबक सिखाने का काम हमारे मोदी जी और हमारी भारतीय सेना करेगी। वो पूरा भरोसा है कि अपनी सरकार और अपनी जो सेना है ये इनको ढूंढ ढूंढ कर सबको पकड़ेगी और आगे से कभी ऐसी कोई भी वारदात कभी नहीं होगी। और ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनको सजा मिलनी चाहिए। और उनके साथ जो मिले हुए हैं, जिन आतंकवादियों को जिन लोगों ने साथ दिया है, उनको भी ढूंढ के मार देना चाहिए खुलेआम। पाकिस्तान में जो आतंक का गढ़ बना रखा है पाकिस्तानी सेना ने और वहाँ के जो मुखिया हैं, आर्मी चीफ, लोगों को आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं आतंक का खात्मा जरूरी है, लेकिन आतंकवादी को सुरक्षा दे दी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है हाफिज सईद की। हाफिज सईद के लिए बताया जा रहा है खास सिक्योरिटी तैनात की गई है। शायद असीम मुनीर से ज्यादा सिक्योरिटी क्या हाफिज सईद को दे दी गई है। पाक को हाफिज सईद की मौत का डर सताने लगा है। भारत के गुस्से को देखते हुए पाक ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में 26 हिंदुओं की हत्या में उसके सहयोगी संगठन का हाथ है, टीआरएफ का। पाक को डर यह है कि भारत हाफिज के ठिकाने पर हमला कर सकता है, इसलिए पाक ने उसे आलीशान कोठी से निकालकर शिफ्ट कर दिया है। आतंकी हाफिज सईद को भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट किया गया है। जहां हाफिज को रखा गया है उसके अगल बगल मस्जिद और मदरसा होने का दावा है। ऐसा इसलिए ताकि भारत अगर हमला करे तो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल सके, खुद को पीड़ित बता सके। भारतीय सेना का हमला करने में अगर आम लोगों को नुकसान हो, इसीलिए भीड़ वाले इलाके में हाफिज सईद को रखा है। ऐसे में पाक दुनिया को बता सकता है कि भारत नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान सरकार ने उसकी सुरक्षा में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए। खबर है कि हाफिज की सुरक्षा में एसएसजी कमांडो भी तैनात किए गए। हाफिज के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में आला दर्जे के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जानकार बताते हैं कि सीसीटीवी कैमरे किसी का इशारा पहचान लेते हैं और पूरे इलाके में नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। अभी तक हाफिज लाहौर में एक आलीशान बंगले में रह रहा था। हालांकि पाक सरकार यह कहती रही है कि वो जेल में बंद है। पाकिस्तान की अदालतों में उसके खिलाफ सजा सुनाई गई। पाक की अदालतों ने 46 साल की सजा सुनाई। हाफिज पर आतंकियों को फंडिंग का गुनाह कहने को वो पाक की जेल में सजा काट रहा है, लेकिन कई बार पब्लिक के बीच देखा गया भाषण देता हुआ। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री। अगर बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पाकिस्तान के मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे जंग शुरू हो जाएगी तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। अब सोचिए डर, इंग्लैंड भाग जाएंगे और सोचिए पाकिस्तान के सारे नेता विदेश भागते। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असीम मुनीर, बिलावल भुट्टो सबने अपने परिवारों को भेज दिया। ये मंत्री भी यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, अब दूसरी परेशानी यह है कि शहबाज शरीफ भी क्या भागने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला? ये कयास ऐसा ही नहीं लगाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है असीम मलिक। असीम मलिक को यह है आईएसआई चीफ, इन्हें एक और जिम्मेदारी दे दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो भारत में अजीत डोभाल है। यानी आईएसआई चीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। अब इनकी जो पदोन्नति हुई है इसने टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर में दिखाऊं आपको कि जैसे ही इनकी पदोन्नति हुई है एक और जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान में बड़ी खबर थी कि आसिम मलिक को एनएसए की जिम्मेदारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को वज़ीर आज़म की कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी जांच से दिया गया। आमिर इलियास राना से जान लेते हैं। जी बताइएगा। ये बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ और पहली दफा ऐसा नोटिफिकेशन हुआ है, क्योंकि रूटीन में भी ये जो डीजीआईएसआई होते हैं वज़ीर आज़म की ईयर्स एंड आइज कहलाते हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आइए आपको बताऊं असीम मलिक है कौन और उनके आते ही ये क्यों माना जा रहा है कि क्या शहबाज के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी है? क्या असीम मुनीर शहबाज को सत्ता से हटा देंगे? रातों रात आईएसआई चीफ को पाक का एनएसए बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को एनएसए बनाया गया। असीम मलिक अभी आईएसआई के प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ से शहबाज नाराज हैं। बिना शहबाज की रजामंदी के असीम मलिक को एनएसए बनाया गया।
असीम मलिक आर्मी चीफ मुनीर के करीबी माने जाते हैं और पाक में अब सेना और आईएसआई ही फैसला लेगी। पाकिस्तान सरकार में आर्मी का दखल शुरू से रहा है। सेना की सलाह से ही शाहबाज को फैसले लेने होंगे। शाहबाज अब अकेले कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। सवाल है, क्या शाहबाज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या शाहबाज के पास वक्त कम बचे? यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास तख्ता पलट से रंगा हुआ है।